हेलो गाइस, वेलकम टू सिनॉप्सिस आईएएस। सिनॉप्सिस आईएएस में आपका स्वागत है। माय नेम इज़ पीयूष मौर्य। आई हैव रिटन यूपीएससी सीएसई मेंस फॉर 7 times and faced interview thrice. Currently, I am pursuing PhD from School of International Studies, JNU, New Delhi. This lecture is part of a mains in 300 topics, and you can also join this ongoing course at our website synopsisis.in and take benefit of all these lectures. Guys, in this lecture we are going to discuss about the green economy. It is a part of environment segment of GS paper 3 and very important and relevant topic. ग्रीन इकोनॉमी को हरित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है जैसे हिंदी में। एंड अगर हम इसकी एक सिंपल सी परिभाषा देखने की कोशिश करें तो यूनेप की जो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन प्रोग्राम है उसकी परिभाषा के अनुसार एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो ह्यूमन वेलबीइंग के साथ साथ सोशल इक्विटी को भी प्रमोट करती है और इन्वायरमेंटल रिस्क को कम करती है, विथ इकोलॉजिकल स्कैरसिटी उसको भी कम करती है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लो कार्बन इकोनॉमी को प्रमोट करती है, रिसोर्स एफिशिएंट इकोनॉमी और सोशल इंक्लूसिव इकोनॉमी है। लो कार्बन का मतलब होता है कि लो फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी, इसको आप लो फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी भी कह सकते हैं। जैसे कि जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जो भी कंबस्टन फ्यूल होते हैं, जिनको जला करके और ऊर्जा प्राप्त की जाती है, एनर्जी प्राप्त की जाती है, उसको कंबस्टन फ्यूल भी कहते हैं। और जो भी फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनमें ऑलमोस्ट सेम तरीके की चीज़ें होती हैं। वो पर्यावरण के लिए प्रदूषक हैं, प्रदूषण फैलाते हैं। और जो ग्रीन इकोनॉमी है वो डीकार्बनाइज्ड इकोनॉमी को प्रमोट करती है, जिसमें लो कार्बन पावर सोर्सेस का यूज़ किया जाता है, लाइक ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उनको कम से कम प्रयोग करने की कोशिश की जाती है। तो इस तरीके से यह लो फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी हो गई, LFFE। और ये इसमें जो इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ है वो इस तरीके से होती हैं, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं और जो इस तरीके से उनका संचालन ऑपरेट किया जाता है कि उससे जो कार्बन एमिशन कम से कम हो, पॉल्यूशन कम से कम हो और जो एनर्जी के ऊर्जा के उपयोग को इन्हेंस करे, यानी कि बढ़ाए, यानी कि कम एनर्जी में ज़्यादा प्रोडक्शन हो या ज़्यादा काम हो जाए, ऐसा कुछ करने की कोशिश होती है इसमें। रिसोर्स एफिशिएंट होती है, यानी संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है कि उनका क्षरण ज़्यादा ना हो, नुकसान ज़्यादा उनको ना हो और वो हमारे लिए जो है आगे भी सेम तरीके से बने रहें, दिस काइंड ऑफ अप्रोच। और जो है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता में कमी को नियंत्रित करने के लिए भी इस तरीके की इकोनॉमी को प्रमोट किया जाता है और इकोनॉमी ये प्रमोट करती है। इकोसिस्टम सर्विसेज जो पारिस्थितिकी द्वारा प्रोवाइड किया जाता है हमको, जो सेवाएं, उसको भी इन्हेंस तरीके से आगे ले जाने की बात इस ग्रीन इकोनॉमी में की जाती है। पवन सुखदेवा जी थे जिनका एक रिपोर्ट आई थी 2008 में, द इकोनॉमिक्स ऑफ द एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, इसको टीप भी बोलते हैं। और यही इसको माना जाता है कि यह जो है ये फाउंडेशन है हमारी ग्रीन इकोनॉमी अर्थव्यवस्था का फाउंडेशन। पवन सुखदेव जी की यह रिपोर्ट मानी जाती है। पवन सुखदेव जी को हाल ही में इकोनॉमी के क्षेत्र में दिए जाने वाले टायलर प्राइज़ से सम्मानित किया गया है, जो कि इकोनॉमी के क्षेत्र में 2020 में इनको दिया गया ये पुरस्कार। और ये टायलर प्राइज़ जो है इन्वायरमेंटल वर्क के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। तो पवन सुखदेव जी ने काफ़ी काम किया है इसके ऊपर, तो इसलिए इनके योगदान को देखते हुए उनको यह टायलर प्राइज़ दिया गया था। तो दोस्तों, इस तरीके से हम यह समझ रहे हैं कि जो ग्रीन इकोनॉमी है वो एक तरीके से आज की जो हमारी जो इकोनॉमी मॉडल है, हमारा जो इकोनॉमी को का ट्रेंड है उसके विपरीत है। और इसमें जो है इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी वो हम देखेंगे। आगे हम इस पे और विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। और आगे बढ़ते हुए हम इसके प्रिंसिपल्स को देखते हैं, प्रिंसिपल एंड पिलर्स ऑफ द ग्रीन इकोनॉमी। ग्रीन इकोनॉमी, जैसा कि हमने ऊपर बात किया था कि ह्यूमन वेलबीइंग को प्रमोट करने वाला है, और ये जो है
सॉलिडरिटी एंड सोशल जस्टिस पे काम करता है, यानी कि एक समान जिनके हित हैं जो वो साथ में आकर के और सोशल जस्टिस के लिए काम करें। तो इसमें वो ह्यूमन राइट्स को भी प्रमोट करते हैं, राइट्स ऑफ द वर्कर को भी प्रमोट करते हैं, इंडिजिनस पीपल जो देसी लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, सॉरी, उनके राइट्स को भी प्रमोट किया जाता है, माइनॉरिटीज़ के भी राइट्स को प्रमोट किया जाता है। उनका राइट जो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का राइट, उसको भी प्रमोट किया जाता है। इट प्रमोट्स इन्वायरमेंट ऑफ एमएसई सोशल इंटरप्राइजेस एंड सस्टेनेबल लिवलीहुड। इसके 6 जो है 6 पिलर्स बताए गए हैं। एक है क्लाइमेट चेंज, दूसरा है सर्कुलर इकोनॉमी, तीसरा है रिसोर्स सेविंग मैनेजमेंट, चौथा है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, और पांचवा है इकोसिस्टम प्रोटेक्शन एंड रिकवरी, और छठवा है वाटर कंजर्वेशन एंड नेचुरल डिजास्टर एंड प्रिवेंशन। तो क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है? क्लाइमेट चेंज का तो आज की समस्या है, आज के युग का सबसे बड़ा समस्या है मानव के सामने जो क्लाइमेट चेंज है। और वो भी इसलिए समस्या है क्योंकि यह नेचुरल रीजन्स की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि एंथ्रोपोजेनिक रीजन्स की वजह से हो रहा है। मानव इसका कारण है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी जो दुनिया है उसमें एक मास एक्सटेंशन की तरफ बढ़ रही है, और पहली बार इतने बड़े लेवल पे जो है जीव जंतु लुप्त होंगे, और वो उसका रीजन कौन होगा? उसका रीजन होगा ह्यूमन, मानव। तो और ये सबसे बड़ा जो है विलुप्तीकरण होगा जानवरों का, जीवों का, जिसका कारण मानव हुआ। एंथ्रोपोजेनिक रीजन्स की वजह से ये मास एक्सटेंशन होने वाला है, और उसके साथ ही क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है। और इसी तरीके से क्लाइमेट चेंज होता रहा तो एक दिन ऐसा होगा कि मानव सभ्यता के सामने भी चुनौतियाँ पैदा हो जाएंगी, और वो इस धरती उसके लिए भी रहने लायक नहीं हो जाएगी। जैसा कि स्टीफन हॉकिंस ने कहा था कि जो हमारा डेवलपमेंट की हमारा जो वे ऑफ डेवलपमेंट है उसको 2050 तक हमारी आवश्यकताएं इतनी बढ़ जाएंगी कि हमको एक और पृथ्वी की ज़रूरत पड़ेगी हमारी नीड्स को पूरा करने के लिए। आप ऐसे कोट्स को आप इनको कोट कर सकते हैं यूपीएससी के मेंस राइटिंग में भी, जिससे आपका अप्रोच, मतलब जो अप्लाइड पेपर होते हैं, जो अप्लाइड क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आप ऐसे कोट्स दे सकते हैं, और उस पर मार्क्स भी आपको अच्छे मिलते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी हम आगे देखेंगे। रिसोर्स सेविंग एंड मैनेजमेंट। रिसोर्स सेविंग और मैनेजमेंट का मतलब है कि जो हमारे संसाधन हैं, जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं, वो जाहिर सी बात है, रिसोर्स जो है, जो भी प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधनों में क्या क्या आते हैं? प्राकृतिक संसाधनों में जो फिजिकल जिनकी उपस्थिति होती है, मटेरियल जो दिखाई देते हैं, जैसे कि खनिज पदार्थ हो गए, या फिर जो पेड़ पौधे हो गए, या फिर जो एग्रीकल्चर जो पावर है वो है अर्थ का। तो ये एक तरीके से रिसोर्स हो गए। रिसोर्स में आपके जल भी आता है। जल के साथ साथ जो इन्वायरमेंटल या नेचुरल जो प्रोसेसेस होती हैं, प्रक्रियाएं होती हैं, प्रक्रियाएं मतलब जैसे कि जो मानसून, हम कह सकते हैं मानसून भी एक तरीके से नेचुरल रिसोर्स है। तो इन सबको इनको बचाकर उनका मैनेजमेंट करना बेहद ज़रूरी है, जिससे कि हम अपनी जो दीर्घ जीविता है उसको बनाए रख सकें। मतलब लॉन्ग लास्टिंग हमारा जो सिविलाइजेशन है, जो हमारी लाइफ है, वो हो। इसके लिए ज़रूरी है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करें, उनको मैनेज करें। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का मतलब है कि पर्यावरण को सुरक्षा देनी है। पर्यावरण को सुरक्षा कैसे देनी है? पर्यावरण को सुरक्षा ऐसे देनी है कि इसके रिसोर्सेस का सस्टेनेबल यूज़ हो, इसके रिसोर्सेस को सेव किया जाए, इसके रिसोर्सेस और बायोडाइवर्सिटी को सेव किया जाए, ताकि हम जो है अपनी धरती को उसी तरीके से बनाए रख सकें जिसमें मानव और अन्य जीव जंतु विकसित हो सकें, रह सकें। इकोसिस्टम प्रोटेक्शन एंड रिकवरी। इकोसिस्टम जो पारिस्थितिकी होता है, पारिस्थितिकी का मतलब होता है एक पर्यावरण में पारिस्थितिकीय बहुत सारे हो सकते हैं। लाइक जो एक कहीं पे भी, जैसे कि ये धरती है, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके का इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है, जहाँ को वहाँ के स्थानीय विशेषताओं के साथ जुड़ करके वहाँ का जो क्लाइमेट
की जो विशेषताएं हैं वो जुड़ जाती हैं और वो एक पारिस्थितिकीय तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे कि जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र अलग होता है, वायु आकाश का पारिस्थितिकीय तंत्र भी अलग हो सकता है, और जो जंगल है, जीव धरती है, उसका जहाँ पे जंगल नहीं है वहाँ का पारिस्थितिकीय तंत्र अलग हो सकता है, और जो जंगल है वहाँ का पारिस्थितिकीय तंत्र अलग हो सकता है। जंगल में जैसे कि हम कहते हैं कि माइक्रो क्लाइमेट भी होता है, लाइक वहाँ का एक स्थानीय क्लाइमेट बन जाता है, उस तरीके से वहाँ पे फ्लोरा और फौना का डेवलपमेंट होता है, उसी को हम कहते हैं इकोसिस्टम। तो इस इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि यह जो है इस जो डाइवर्सिटी है, जो लाइफ लाइन है हमारे धरती का, उसको यहाँ से फ्यूल मिलता है। यू कैन से दिस वाटर कंजर्वेशन एंड नेचुरल डिजास्टर प्रिवेंशन। पानी को बचाना है, और जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं कैसे आती हैं? कई बार जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वो मैन मेड रीजन्स की वजह से भी होती हैं। जैसे कि मान लो कि एक बहुत पहले आप कोई मूवीज़ देखते हैं बॉलीवुड की, उसमें एक कोयना के जलजले की बात हुई थी। कोयना का जलजला, कोयना नदी पर जो बांध बनाया गया था उसकी वजह से वहाँ पे डिसबैलेंस हुआ, और वहाँ पे जैसे कि डिसबैलेंस की वजह से अर्थक्वेक आया था, डिजास्टर आया था। नेचुरल डिजास्टर जो मैन मेड रीजन्स की वजह से भी होते हैं, उनको भी हम रोक सकते हैं, और जो भी नेचुरल डिजास्टर आते हैं उनको प्रिवेंट भी किया जा सकता है। तो इस तरीके के से जो है 6 बेसिक पिलर्स हैं जो ग्रीन इकोनॉमी है। नीड फॉर ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी की ज़रूरत क्यों है? दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि ग्रीन इकोनॉमी की ज़रूरत क्यों है। ग्रीन इकोनॉमी की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ग्रीन इकोनॉमी में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका उपयोग करते हुए प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करने की क्षमता है, और वो इन्हेंसमेंट ऐसे होगा कि उसमें कचरे कचरे का उत्सर्जन भी या उत्पादन भी कम होगा, मतलब लो रिड्यूसिंग वेस्ट, एनर्जी कंजप्शंस को भी कम किया जा सकता है और उसको इन्हेंस किया जाएगा। और इसकी वजह से जो है इस एरिया में नवाचार, इसको हिंदी में नवाचार बोलते हैं, नवोन्मेष भी बोलते हैं, नवोन्मेष या नवाचार, और वैल्यू क्रिएशन की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जिससे कि हम नई नई चीज़ें डेवलप कर सकते हैं जो इको फ्रेंडली होंगी, और जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे क्लाइमेट के लिए और इकोसिस्टम के लिए, इन सब के लिए फ्रेंडली होंगी। इन सब के साथ सामंजस्य बिठा करके वो आगे बढ़ेंगे। जैसे कि कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, उसी प्रकार से जो हमें हमारे सामने जो बेसिक नीड, जैसे कि हम जो भी इको फ्रेंडली चीज़ें डेवलप करते हैं, वो क्या है कि आज हमारे सामने जो चुनौती आई है उसको ही ध्यान में रख करके वो चीज़ें डेवलप होती हैं। लोग नई नई तरीके से एफोर्ड करके ऐसी चीज़ें डेवलप करते हैं। इट विल इससे क्या होगा कि इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उनको पहले से ही पता होगा कि जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से इन्वायरमेंटल इश्यूज से डील कर रही है, तो वो इस चीज़ को ज़्यादा मतलब अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकेंगे, और इस तरीके से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो इन्वेस्ट करेंगे चीज़ों में। जैसे कि कई बार क्या होता है कि ग्रीन प्रोजेक्ट्स, जो ग्रीन जो हमारा ग्रीन ट्रिब्यूनल है और या फिर गवर्नमेंट है, वो कई बार ऐसे प्रोजेक्ट्स को बंद कर देती है इन्वायरमेंटल रीजन्स की वजह से, तो उनको जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको लॉस उठाना पड़ता है। तो इस तरीके से अगर वो प्रेडिक्ट कर सकेंगे कि गवर्नमेंट किस तरीके से डील कर रही है, तो दे विल बी हैप्पी टू इन्वेस्ट। और इसी तरीके से जो क्लाइमेट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, पर्यावरण का जो क्षरण हो रहा है, उसको भी रोकने के लिए जो है एक रोक उसकी दिशा में, उसको भी कम करने की दिशा में कदम बढ़ाया जा सकता है, उठाया जा सकता है इस ग्रीन इकोनॉमी के माध्यम से। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, प्रोटेक्ट आवर पीपल्स एंड प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। तो इट विल फोकस, यहाँ पे एक लाइन पढ़ना चाहूँगा मैं, इट विल फोकस ऑन द मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट दैट नेचर कांट बी प्लेस सेकेंड। नेचर को दूसरे स्थान पे नहीं रखा जा सकता है, नेचर हमेशा पहले स्थान पे ही रहेगा। एट द एक्सपेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ के नाम पे, आर्थिक वृद्धि के नाम पे पर्यावरण को हम सेकेंड प्लेस पे नहीं रिप्लेस कर सकते हैं, बिकॉज सारी चीज़ें जो है इसी से जुड़ी हुई हैं, नेचर से ही जुड़ी हुई हैं, प्रकृति से ही जुड़ी हुई हैं। आप चाहे इकोनॉमिक ग्रोथ देख लो,
या जो भी चीज़ें हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम हेयर। मतलब हम हैं इसी की वजह से। जैसे कि यहाँ पे हमें एक चीज़ छोटी सी बताना चाहता हूँ कि जब हम अभी हमारा डेवलपमेंट हो रहा था, लाइक प्राचीन काल में, आदिम काल में, तो क्या हुआ, नेचर के साथ हमारा जो संबंध है उसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा। नेचर के साथ हमारा जो संबंध है, पहले हम नेचर यहाँ था और हम खुद को यहाँ रखते थे, क्योंकि हमारे पास उस तरीके की समझ नहीं डेवलप हुई थी, उस तरीके के हमारे पास संसाधन नहीं थे, तो हम जो भी प्राकृतिक घटनाएं होती थी उनसे डरते थे, जैसे बारिश, आंधी, तूफान, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो क्या हुआ कि हम इन प्राकृतिक शक्तियों का पूजा शुरू करने लगे थे। तो इससे क्या हुआ कि हम प्रकृति के द्वारा रेगुलेट हो रहे थे। धीरे धीरे जब हमारा ज्ञान बढ़ा, हमारी सोच बढ़ी, तो हम नेचर यहाँ पे है और हम खुद को यहाँ पे पाने लगे। लाइक वी आर स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड और नेचर के साथ कोऑपरेट करने लगे। जैसे खेती किया और पशुपालन किया, मतलब दिस थिंग्स स्टार्टेड टू हैपन। हम नेचर को समझने लगे और उसके साथ एक कोऑपरेटिव रिलेशन बना लिया, एक लेवल का रिलेशन बनाया, और फिर हम जो है उसके साथ सामंजस्य बिठा पाए। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मानव का विकास होता गया और आधुनिक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ और ये सारी चीज़ें हुई, तो नेचर यहाँ पे है और हमने खुद को यहाँ पे समझ लिया। लाइक वी स्टार्टेड टू रेगुलेट दिस नेचर। हम अपने तरीके से प्राकृतिक चीज़ों को प्राकृतिक जो प्रकृति को जो है अपनी तरह से रेगुलेट करने लगे, उसमें चेंजेस लाने लगे। और दिस इज़ द रीज़न कि प्रकृति ने रिटेलिएट करना शुरू कर दिया और जो नेचुरल जो क्लाइमेट है वो परिवर्तित होने लगा, जो चीज़ें बदलने लगी, और जो मार्क्स एक्सटिंक्शन की बात मैं कर रहा था, वो सारी चीज़ें, दीज ऑल थिंग्स आर रिटेलिएशन ऑफ नेचर। हमारे जो काम है उसका रिटेलिएशन है, क्योंकि हमने खुद को प्रकृति से ऊपर समझ लिया और उसको रेगुलेट करने लगा। ये चीज़ें मैंने एनसीईआरटी में ही पढ़ी हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं एग्ज़ाम में भी। टू उतना बड़ा ऐसे तो जीएस के पेपर में ऐसे बड़ा लिखने का स्कोप नहीं होते हैं, बट यू कैन राइट इट इन ए कंसाइज वे। और जो ऐसे का पेपर है उसमें आप इसको लिख सकते हो। तो ये नीड फॉर द इकोनॉमी। और आगे हम बढ़ते हैं। ये हमने समझ लिया कि नीड फॉर द इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी की ज़रूरत क्यों है। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं ग्रीन बॉन्ड्स। ग्रीन बॉन्ड्स एक्चुअली क्या है, जो बॉन्ड्स होते हैं उनको आप अगर बॉन्ड्स को समझ रहे हैं कि बॉन्ड्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, एक ऋण प्रदान करने वाले साधन, ऋण के साधन होते हैं। मतलब बॉन्ड्स एक क्रेडिट पेपर होते हैं। बॉन्ड्स बॉन्ड्स पे क्या होता है कि बॉन्ड्स, कोई भी इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो बॉन्ड्स खरीदते हैं। जैसे कि पैसा लगा रहे हैं, कोई कंपनी बॉन्ड्स बेच रही है या कोई भी सॉरी बॉन्ड्स बेच रहा है, तो उसमें लोग बॉन्ड्स खरीदते हैं और उनको उसका जो है पैसा मिलता है, ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। और जो बॉन्ड्स खरीदा है जिसने, वो इन पैसे का उपयोग किसी फैक्ट्री को लगाने में या कोई चीज़ बनाने में करता है। और जब ये बॉन्ड मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तो ये बॉन्ड्स के पैसे लोगों को, जो जिन्होंने बॉन्ड्स खरीदे हैं, उनको मिल जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जो है ये ग्रीन बॉन्ड्स भी होते हैं। ग्रीन बॉन्ड्स लेकिन दिए किस लिए जाते हैं, ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए दिए जाते हैं। जैसे जो 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 हरित चीज़ें हैं, लाइक जो ग्रीन जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ें हैं उसके लिए दिया जाता है। बेसिकली जैसे कि ये जो है रीन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में दिया जाता है। जैसे ग्रीन पावर हो गया, उसके लिए दिया जा सकता है। सोलर पावर, उसके लिए लिया जा सकता है ग्रीन। और जो बायोमास है उसके लिए, बायोमास पावर उसके लिए काम कर सकता है। ये स्मॉल हाइड्रो पावर्स, वेस्ट टू पावर्स आदि हरित परियोजनाओं के लिए जो धन जुटाने का एक साधन है। क्या है, हरित ब्रांड मार्केट मूल रूप से ग्रीन पावर, सोलर पावर, बायोमास पावर, स्मॉल हाइड्रो पावर, वेस्ट टू पावर जैसी हरित परियोजनाओं, ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए धन जुटाने का एक साधन है। और जो वर्ल्ड बैंक है उसने पहला जो ग्रीन बॉन्ड इशू किया था वो 2009 में किया था, सो लेट। और 2019 में
जो ग्रीन बॉन्ड्स हैं वो डॉलर 157 बिलियन वर्थ के ग्रीन बॉन्ड्स जो है इश्यू किए गए थे। और इनका बहुत आगे जो हमारी ग्रीन इकोनॉमी अगर धीरे धीरे ग्रीन इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाएगी तो ग्रीन बॉन्ड्स का ही रोल होगा चारों तरफ। ग्रीन बॉन्ड्स ही काफ़ी तेज़ी से जो है यूज किए जाएंगे और इनका बाज़ार बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसा कि अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट ग्लोबली बन रहा है ग्रीन बॉन्ड्स के बीच में। जैसे डॉलर 10.3 बिलियन वर्थ का जो है ट्रांजेक्शन हुआ है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 2019। तो ग्रीन बॉन्ड्स जो है एक सस्टेनेबल इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी को बनाने के लिए जो है काफ़ी ज़रूरी हो गए हैं आजकल। और उस प्रोजेक्ट्स के लिए उसमें जो है कुछ टैक्स इंसेंटिव्स भी मिलते हैं जिसकी वजह से वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकें। टैक्स इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं ताकि इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। लेकिन जो ग्रीन बॉन्ड्स हैं इंडिया में, यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। जो ग्रीन बॉन्ड्स हैं इंडिया में वो उनके सामने कुछ चुनौतियाँ भी हैं। चुनौतियाँ क्या हैं? पहले तो जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि हमारे पास ऐसा कोई स्टैंडर्ड या मेजर्स नहीं है जिससे कि हम जो ग्रीन फाइनेंस के लिए एलिजिबल प्रोजेक्ट्स हैं उनको पता लगा सकें। तो दिस इज़ अ बिग चैलेंज कि हम इसका जो है कैसे निर्धारण करेंगे कि कोई प्रोजेक्ट जो है ग्रीन फाइनेंस के लिए एलिजिबल है। दूसरा, जो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है इंडिया में वो अभी भी अंडर डेवलप्ड है। सोचें, आप अभी भी अंडर डेवलप हैं तो हम ग्रीन बॉन्ड्स की बात कैसे कर सकते हैं इस तरीके से कि वो ज़्यादा बेनिफिट हम उसका कैसे उठा सकते हैं, कैसे ले सकते हैं। केवल 16% जो जीडीपी का है, जो और भी जैसे कि कोरिया के साथ संपर्क करो, साउथ कोरिया के साथ कंपेयर करने पे हमारा जो 16% ऑफ द जीडीपी है वो इसमें है। और कोरिया का देखो आप, कोरिया का 73% ऑफ द जीडीपी जो है कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट से संचालित होता है, हमारा 16% होता है। तो ये चीज़ एक हर्डल्स के रूप में है। पहला, एलिजिबल प्रोजेक्ट्स कैसे पता लगाओगे, इसका ना हमारे पास कोई स्टैंडर्ड है ना ही मानक है कि ग्रीन फाइनेंस के लिए कौन सा प्रोजेक्ट एलिजिबल है। दूसरा, जो हमारा कॉर्पोरेट मार्केट है वो अभी भी अंडर डेवलप्ड है। तीसरा, जो ज्ञान है हमारा, नॉलेज है ग्रीन बॉन्ड्स को लेकर के, मार्केट्स को लेकर के, वो अभी भी काफ़ी आधा अधूरा और कम है, ख़राब है। पॉलिसी की क्लैरिटी नहीं है, नीतियों का क्लैरिटी नहीं है, और डेटा जो है बहुत सारे पिछले साल के डेटा हमारे पास नहीं है। और जो है इसी तरीके की प्रॉब्लम्स हमारे सामने जो है ग्रीन बॉन्ड्स को लेकर के हैं। यहाँ पे हम एक चीज़ और देखते हैं कि कंस्ट्रेंट्स इन द वे ऑफ ग्रीन इकोनॉमी। ग्रीन इकोनॉमी के रास्ते में किस प्रकार की कमियाँ आने वाली हैं, किस प्रकार के कमियाँ हैं ग्रीन इकोनॉमी के रास्ते में। तो पहली कमी जो है कि हम ये आशंका जताई जा रही है, जा सकती है कि जो विकसित देश हैं वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपनी इकोनॉमी को ज़्यादा सस्टेनेबल या फिर ज़्यादा धारणीय बनाने के लिए, वहनीय बनाने के लिए, जो कम विकसित देश हैं, अंडर डेवलप्ड देश हैं, उनका शोषण कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, शोषण कर सकते हैं ग्रीन इकोनॉमी के नाम पे। जो कम विकसित देश हैं और अल्प विकसित देश हैं उनका शोषण विकसित देशों के द्वारा किया जा सकता है। सिमिलरली जो कम विकसित देश हैं उनको फाइनेंशियल क्राइसिस या वित्तीय समस्या, फाइनेंशियल इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है, वित्तीय समस्या का सामना करना पड़ सकता है ग्रीन इकोनॉमी को हैंडल करने में, लाइक अपने आप को ग्रीन इकोनॉमी की तरफ ले जाने में फिनेंशियल इश्यूज, क्योंकि उनको सारे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस हैं और ये सारी चीज़ें बदलनी पड़ेंगी, तभी तो ग्रीन इकोनॉमी की तरफ वो जा सकते हैं। और जो मनी है उसको सोशल सेक्टर से ग्रीन इकोनॉमी के सेक्टर्स में डाइवर्ट करना एक खुद में एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ऑब्वियसली ये हमको दिखाई दे रहा है इस तरीके से, लेकिन जो हमारा मीन्स ऑफ, जो हमारा प्रोडक्शंस का सिस्टम बना हुआ है वो ट्रेडिशनल इकोनॉमी पे ही बेस्ड है, और उसको ग्रीन इकोनॉमी की तरफ डाइवर्ट करना इज़ रियली अ वेरी बिग चैलेंज फॉर द
कंट्री जो उनके पास पैसे की दिक्कत है, वित्तीय समस्याएं हैं। और नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि जो टेक्निकल नॉलेज है, तकनीकी ज्ञान है ग्रीन इकोनॉमी को ले आने के लिए, या ग्रीन इकोनॉमी की जो पूरी प्रक्रिया है और जो उसके लिए जिस प्रकार का कौशल चाहिए, उस चीज़ की कमी भी एक चुनौती होने वाली है ग्रीन इकोनॉमी के रास्ते में। और जैसा कि अभी हमने बात किया कि वर्तमान आर्थिक मॉडल से हरित या ग्रीन मॉडल्स में जाने पे क्या होगा कि नौकरियां लोगों की जा सकती हैं जो ट्रेडिशनल, क्योंकि स्किल वहाँ पे दूसरे तरीके की चाहिए, और जो भी स्किल उस स्किल को अडॉप्ट नहीं कर पाएगा वो उसकी नौकरी चली जाएगी। तो आगे हम देखते हैं कि क्या रास्ता है, क्या आगे जाने का रास्ता है, पैथ अहेड क्या है। तो जो है इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है एक स्ट्रॉन्ग इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक मजबूत पर्यावरणीय नीतियाँ नहीं बनेंगी तब तक जो है हम इसको अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे ग्रीन इकोनॉमी को, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव तरीके का एक मूवमेंट होगा, और उसको बनाए रखने के लिए स्ट्रॉन्ग इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ होना बिल्कुल ही बहुत ही ज़रूरी है। और जो डोमेस्टिक मार्केट हैं उनको भी, उनका भी विकास किया जाना चाहिए, ताकि जो है ग्रीन बॉन्ड्स मार्केट के रूप में उनको डेवलप किया जा सके, और उससे जो है इन्वेस्टर अपने आप ही आए उस मार्केट में और ग्रीन बॉन्ड्स खरीदे, ग्रीन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें, ग्रीन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके और हमारी अर्थव्यवस्था को हरित अर्थव्यवस्था में बदलने में मदद करें। तो डोमेस्टिक मार्केट्स को बूस्ट बनाना, डेवलप करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो जो करने की ज़रूरत है वो है रिसर्च। कहीं पे भी हमेशा रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है, किसी भी चीज़ में आपको रिसर्च करना ही चाहिए। जो पश्चिम के देश हैं वो हर चीज़ में रिसर्च करते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, छोटी से बड़ी। जैसे कि हम अभी हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या के रूप में एक चीज़ देखने को मिलती है, वुमेन सेफ्टी। वीमेन सेफ्टी के एरिया में भी वेस्टर्न कंट्रीज़ में काफ़ी रिसर्च किए जाते हैं। कोई भी उनके सामने प्रॉब्लम आती है तो वो उसमें रिसर्च करते हैं, और रिसर्च करने के बाद ही आइडेंटिफाई करते हैं सॉल्यूशंस को। तो हमको इस ग्रीन इकोनॉमी के फील्ड में भी रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा घरेलू अर्थव्यवस्था है उसको ग्रीन इकोनॉमी में बदलने के लिए खुद से रिसर्च कर करके ही किया जा सकता है, क्योंकि हमारा जो घरेलू इकोनॉमी है वो विदेशी लोगों को क्या समझ में आएगा। उसके लिए ज़रूरी है कि हम खुद ही रिसर्च करें, ना कि बाहर के लोगों के ऊपर जो है डिपेंडेंट हो जाए। तो इस तरीके से ग्रीन इकोनॉमी को हमने यहाँ पे समझ लिया है, और आई होप कि ग्रीन इकोनॉमी से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे वो इस वीडियो लेक्चर के द्वारा डील किए जा सकते हैं, और आगे हम फिर भी इस पर बात कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स या इम्पोर्टेंट टर्म्स दिए गए हैं जिन पे हम थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे। जैसे कि एक है इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, टीप। इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, पारिस्थितिकी और जैव विविधता की अर्थव्यवस्था। इसमें क्या है, बेसिकली इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है और जो इकोसिस्टम सर्विसेज हैं, जो जैव विविधता और पारिस्थितिकी की सेवाएं हैं, उनको हमको ले आना है नीति निर्धारण या डिसीजन मेकिंग के एवरी लेवल्स पे। मतलब जो गवर्नमेंट्स हैं, जो भी नीति निर्धारक हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, वो कोई भी डिसीजन लेते समय बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम सर्विसेज के बारे में ज़रूर सोचें, और उन पर जो है क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा किसी भी नीति का, यह देखते हुए ही आगे का रास्ता निर्धारित करें। इसका मतलब है कि इनको प्रायोरिटी पे रखा जाना भी बेहद ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इट इज़ नॉट रिटर्निंग पॉइंट्स फॉर ह्यूमन, ऐसा हम कह सकते हैं। और यहाँ पे है यूनेप, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, सॉरी। जैसे कि आप सभी इसके बारे में तो जानते ही होंगे कि ये यूनाइटेड नेशन की ही एक बॉडी है जो कि ग्लोबल इन्वायरमेंटल एजेंडा को प्रमोट करती हैं, और जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर, उन सब चीज़ों को वो यूनेप यानी कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम में ही डील किया जाता है। आप सभी को ये भी मालूम होगा कि इसका जो
मुख्यालय है वो नैरोबी केन्या में है। इनका मिशन है कि एक ऐसा लीडरशिप प्रोवाइड करना और जो है पार्टनरशिप को प्रमोट करना जो इन्वायरमेंट और के लिए अच्छा हो। अब हम आते हैं यहाँ पे सर्कुलर इकोनॉमी पे। सर्कुलर इकोनॉमी इज़ अ वेरी इनोवेटिव टाइप ऑफ अप्रोच, यू कैन से दिस। और इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि इसको हम एक तरीके से गोल अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। सर्कुलर, सर्कल में बनी हुई अर्थव्यवस्था के रूप में देख सकते हैं। जैसे कि कोई चीज़ यहाँ पे डिज़ाइन होती है, मैन्युफैक्चर होती है, ठीक है, फिर वो रिटेलर के पास जाती है। रिटेलर उसको जो है क्या करते हैं, पहुँचाते हैं हाउस होल्ड्स के पास, कंज्यूमर्स के पास पहुँचाते हैं, हाउस होल्ड्स के पास पहुँचाते हैं, जहाँ पे उसका उपयोग किया जाता है, फिर उसको रीयूज़ किया जाता है। यहाँ पे जैसे कि आपने कोई शर्ट ख़रीदा, इस एग्जांपल में यहाँ पे दिया हुआ है कि आपने कोई शर्ट ख़रीदा और वो आपके लिए मतलब वो रिप्लेस कर दिया उसको आपने, तो उसका साइज़ जो है बिगर करके या उसका साइज़ बदल करके, देखो व्हेन द क्लॉथ बिकम टू स्मॉल, हम उसको रिप्लेस कर देते हैं बड़े साइज़ के साथ, और उसकी क्वालिटी की जांच करने के बाद उनको धुलने के लिए दे दिया जाता है, काफ़ी अच्छे से धुल दिया जाता है, और फिर वो एक दूसरे बेबी को डिलीवर कर दिया जाता है। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स कि जब हम उसको यूज़ कर लेते हैं तो उसका रीयूज़ करते हैं, उसको रिपेयर करते हैं, फिर उसको रीयूज़ करते हैं, ठीक है, और उसके बाद से जब वो वहाँ से ख़राब होती है तो फिर हम उसको रिसाइकलिंग सेक्टर में भेजते हैं, वो रिसाइकिल कर लिया जाता है। रिसाइकिल करने के बाद एक तरीके से वो या तो रॉ मटेरियल में बदल जाएगा या जो भी है, उसके बाद से वो फिर से मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाएगा। तो मैन्युफैक्चर होगा, फिर वो रिटेलर के पास जाएगा, फिर हाउस होल्ड में पास जाएगा, फिर वहाँ से उसको रीयूज़ किया जाएगा दोबारा से। किसी चीज़ की जैसे उपयोग आपके लिए बदल गया तो आप किसी और को दे दो, वो उपयोग करे उसका। इस प्रकार से जो है एक सर्कुलर इकोनॉमी बनेगी और वो जो है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होगी, ग्रीन इकोनॉमी के लिए काफ़ी सपोर्टिव होगी। नेचुरल कैपिटल भी एक काफ़ी मतलब इनोवेटिव अप्रोच है। जैसा कि हम अक्सर कहते हैं कि हमने जो है हमारी इकोनॉमी इतनी डेवलप हो गई, इतना ग्रोथ हो गया हमारा, जैसे कि हमारी इकोनॉमी इतनी डेवलप हो गई, हम इस चीज़ को समझते हैं, इतनी डेवलप हो गई या सॉरी इतना ग्रोथ हुआ हमारी इकोनॉमी में, हम कहते हैं कि इतना ग्रोथ हुआ, लेकिन उस ग्रोथ के लिए हमने हमारे इन्वायरमेंट में क्या कीमत चुकाई है, ये भी एक चीज़ है जो कैलकुलेट किया जाना चाहिए। कि अगर मान लो हमने इतने रिसोर्सेज का यूज़ भी किया है, इकोनॉमी इन्वायरमेंट पे इसका इतना नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है जो हमारा ग्रोथ है, तो वो ग्रोथ कैसे कहा जाएगा? क्योंकि एक तरफ तो आपका डिग्रेडेशन भी हो रहा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हो रहा है, तो वो ग्रोथ किस प्रकार से कहा जाएगा? दिस इज़ द अप्रोच, दिस इज़ द थिंग कि जो यहाँ से हमने लिया है, जो हमने नेचर से लिया है, जो हमको जैसे कि हमको नेचर है, हमारा ये जो नेचर है, नेचर और ये है हम, हमारी इकोनॉमी, ठीक है। तो नेचर से हमने कोई चीज़ लिया, ठीक, हमारा इससे क्या हुआ, नेचर के सर्विसेज का फ़ायदा उठाया, गुड्स का फ़ायदा, हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ किया, लेकिन हमने नेचर को क्या दिया? हमने नेचर को दिया डिग्रेडेशन। हमारा नेचर यहाँ पे कम हुआ, नेचुरल जो रिसोर्स है वो कम हुआ, उसका दोहन हुआ, तो इसको हम ग्रोथ कैसे कहेंगे फिर? दिस इज़ द अप्रोच बिहाइंड दिस कि हम उस तरीके से डेवलपमेंट करें कि जो नेचुरल कैपिटल है, यहाँ पे नेचुरल कैपिटल उसको हम नेचुरल कैपिटल मानते हैं जो नेचर से हम लेते हैं। जैसे कि जियोलॉजी हो गया, जो जियोलॉजी हो गया, सॉइल हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, ऑल लिविंग थिंग्स, ये नेचुरल कैपिटल हैं। और इस कैपिटल को भी हमको अपने जो पूंजी है, जो हमारा रियल में जिसको हम मानते हैं मनी है, पैसा है, वो समझना चाहिए और इसको भी उसी तरीके से प्रोटेक्ट करके उसी तरीके से डेवलपमेंट में प्रयोग करना चाहिए कि इसका भी कम लॉस हो, हमारी ग्रोथ भी हो। तो इसी को हम सॉरी नेचुरल कैपिटल कहते हैं। इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, इट इज़ अ वेरी गुड अप्रोच। जैसे कि हम कहते हैं ना कि जो इकोनॉमी है उसमें क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट या मात्रात्मक विकास ही सिर्फ नहीं होना चाहिए। मात्रात्मक विकास का मतलब है कि आपकी इकोनॉमी एकदम बढ़ती जा रही है, ग्रोथ होता जा रहा है, लेकिन कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ होता है
तो उसका सोसाइटी में या पर्यावरण में कुछ नहीं दिखाई देता उसका प्रभाव। वो बढ़ती जा रही है, यहाँ से बड़ी, फिर यहाँ से उसके कई ब्रांचेस निकलेंगे, वो इनमें जो हमारा CSR है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, भी वो इसी तरीके लाया गया था, क्योंकि जो ग्रोथ है वो ग्रोथ तो हो रही थी, एकदम बांस की तरफ बढ़ा जा रहा था वो, लेकिन उसका इफेक्ट सोसाइटी में नहीं दिख रहा था, उसका इफेक्ट इन्वायरमेंट के क्षेत्र में नहीं दिख रहा था, तो उसको वापस मोड़ के ले आना ही था। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के आया गया कि जो एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट है उसको बनाया जा सके, उसको बढ़ाया जा सके, क्योंकि जो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट का मतलब नहीं है। डेवलपमेंट जो होना चाहिए वो क्वालिटेटिव होना चाहिए, मतलब गुणवत्ता परक, यानी कि मीन्स के प्रोडक्शन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बदलाव के साथ साथ लोगों के आउटलुक में भी बदलाव हो रहा है, लोगों की जीवन शैली में भी बदलाव हो रहा है, और लोग ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं चीज़ों के प्रति। हमारे नेचुरल कैपिटल को बचाने के लिए भी लोग ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं। तो दिस इज़ द अप्रोच, और इसको लेकर के ही हमको अपनी इकोनॉमी को, अपने इन्वायरमेंट को हैंडल करना है, टैकल करना है। और नेक्स्ट है इंडिया INX। इंडिया INX जो है बेसिकली एक जो है एक्सचेंज है इंडिया का, जो फर्स्ट इंडियन एक्सचेंज है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर में भारत का पहला एक्सचेंज है इंडिया INX। इस चीज़ को भी याद रखे जाने की ज़रूरत है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।